and the state government is providing all kinds of assistance to the people. While our correspondent Kamal Bora is joining us live from Guwahati. Kamal, what is the current situation in Assam? And the flood scenario in Assam remains unchanged, although water level receded further in some rivers of Assam in the past 24 hours. Yes, Abhishek, as per the latest flood report, I have received just 10 minutes before. And as per that report, last 24 hours was not that much contributing as far as improvement of the flood scenario is concerned. Just a little number of, flood affected people has reduced only, but total number of affected people is still above 24 lakh at this moment. And we have seen that it's raining from yesterday itself. And today also it's raining. I think you can feel it through my camera that it's raining. And if we connect this raining situation with the slightest improvement in the scenario in the last 24 hours, somewhere we can conclude that, the improvement we have observed in the last 2 to 3 days has come to a halt. And due to this rain, and situation may turn into a grim at any point of time. So the total improvement, definitely we have to say that it will take a long time. And as far as the rescue and search operations are concerned, it's going on in full swing. And today also one person has died due to this flood, which is a matter of worry right now. And total flood-induced fatality has reached up to 85. So every day people are drowning. And though we have seen water level is receding in most of the parts in the state, but people are dying almost every day. So it's a matter of worry at this moment. Absolutely, Kamal. Tough times for Assam. They have to fight both COVID and floods too. Thank you, Kamal. Thanks for your time. Well, that's all we have in Reporters Chat Live. Stay tuned for more news and updates. Namaskar. हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं। हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। हमारे भी घर वाले चिंता करते हैं, पर आज देश की कोरोना से लड़ाई है और हमारा हौसला ही तो इस जंग का सिपाही है। कोई कुछ भी कह ले या कर ले कुछ भी, हम खुद से पहले अपना देश बचाने आए हैं। इस रणभूमि में शायद सांस हमारी भी टूटेगी, पर तुम्हारे प्राण बचाने को हम खुद को निछावर करने आए हैं। वार सभी हम सह लेंगे, पर हार नहीं हम मानेंगे। इस अंधियारे से हम जीतेंगे, फिर देश को रोशन कर देंगे। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं। हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। आइए करें उन्हें नमन जिनके लिए सबसे पहले है वतन। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। बेटे आप लोग जल्दी से घर जाओ। थैंक यू सर। हाँ बेटा जाओ, घर जाओ। पूरी मेडिकल कम्युनिटी खड़ी है आपके लिए ढाल बनके। हम हैं कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। हम हैं कोरोना वॉरियर। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। थैंक यू शुक्रिया, गुड जॉब। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स फॉर सेविंग अस। भीम ऐप का प्रयोग करके हम अपने नगद लेन देन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। भीम ऐप के जरिए ब्रॉडबैंड, केबल टीवी, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट आसानी से किए जा सकते हैं। साथ ही गैस बिल का भुगतान या हेल्थ इंश्योरेंस भी किया जा सकता है। भीम ऐप से आप लैंडलाइन पोस्टपेड, जीवन बीमा, लोन पेमेंट, मोबाइल पोस्टपेड का पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको किसी से पैसा मंगाना हो या किसी को भेजना हो तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। तो देर किस बात की, अपने मोबाइल पे भीम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने नगद लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाइए।
कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे सेफ एंड सिक्योर्ड मोड है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के 3 इंपॉर्टेंट टूल हैं। पहला टूल है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये 24/7 अवेलेबल होता है। ये एकदम सिक्योर मोड में से एक माना जाता है। हालांकि इसमें जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो रियल टाइम में नहीं होता। इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा टूल है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसकी खासियत है कि आप इसमें रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें ट्रांसफर लिमिट 2 लाख रुपए तक की होती है। तीसरा टूल है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये काफी फास्ट और सिक्योर्ड मोड माना जाता है। इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करना होता है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट यानी कि NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से ही करें ताकि आपका ट्रांजैक्शन एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड रह सके। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूद इंडिया। माँ हिंदी हस्ती। हिंदियानी। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। As novel coronavirus spreads around the world, where does research on a vaccine stand? Can India, that produces 60% of the world's vaccines, with its production capabilities and distribution networks, unleash the full potential of its medical diplomacy? An in-depth perspective on solutions to the global pandemic. Watch BioQuest, researching COVID-19 on DD India and DD News. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बाढ़ राहत और बचाव में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मानसून के मौसम में देश के कई इलाकों में इन दिनों बाढ़ का कहर झेल रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं। फसलों को नुकसान हुआ है तो मवेशी भी परेशान हुए हैं। लेकिन इन तमाम परेशानियों को कम करने के लिए सरकार के प्रयास भी लगातार युद्ध स्तर पर जारी हैं। तो वहीं NDRF जैसी तमाम एजेंसियां लोगों के बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई। इन सबके अलावा मानसून में बढ़ती बीमारियां भी समस्या को और गंभीर बना देती हैं। कैसे इन समस्याओं से बचा जाए, इसी पर करेंगे हम अगले आधे घंटे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको एक दिखाते हैं कुछ जो फैक्ट हैं, आखिर वो तस्वीरों के माध्यम से क्या कुछ तमाम बड़ी बातें हैं, किस प्रकार से बिहार और असम जैसे जो राज्य हैं वहां पर स्थितियां गंभीर बनी हुई। आइए हम आपको कुछ इस वीडियो वॉल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बिहार में हर साल की तरह इस साल भी वहां पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम में भी समस्याएं ज्यादा हैं बाढ़ को लेकर और किस तरीके से अन्य इलाकों में स्थिति बनी हुई है। बिहार के अगर सैलाब का सितम की बात की जाए तो बागमती, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक एवं जो उसकी सहायक नदियां हैं इनमें जलस्तर बढ़ गया है। बारिश ज्यादा हुई है और इसमें एक तरीके से जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में कैचमेंट एरिया में इनका जो पानी है वो पहुंच गया। ये खासतौर से ये वो नदियां हैं जो कि एक तरीके से स्थिति को गंभीर किए हुए हैं। इसके अलावा कई इलाकों में कल रात से ही मूसलाधार बारिश भी हो रही है। कहीं रुक रुक के बारिश हो रही है, कहीं लगातार बारिश हो रही है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी स्थिति है। दरभंगा की बात की जाए, सीतामढ़ी, मुजफ्फरनगर, चंपारण जिलों में हालात ज्यादा खराब हैं। यहाँ पर स्थिति ज्यादा गंभीर है और दरभंगा
में सबसे ज़्यादा स्थिति कहीं ना कहीं गंभीर इस वक्त बनी हुई है। 3 लाख से ज़्यादा लोग बिहार में की ही अगर बात की जाए तो प्रभावित हुए हैं बाढ़ की वजह से, और ये अपने आप में समस्या को गंभीर कर देते हैं। बिहार के 8 जिलों के 153 या कहा जाए 150 से ज़्यादा गाँव ज़्यादा तरीके से प्रभावित हुए हैं बाढ़ की वजह से, और वहाँ से लोगों को पलायन भी करना पड़ा है सुरक्षित इलाकों के लिए। और ग्रामीण नहीं बल्कि पटना जैसे जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं कई इलाकों में। ये अपने आप को समस्या को और ज़्यादा गंभीर बनाता है। मधेपुरा में कोसी नदी का पानी आसपास के इलाकों में पहुंच गया है, जिसकी वजह से फसल बर्बाद हुई है और लोगों को अपने गांव से सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा है। अगर कटिहार की बात की जाए, NH-31 के हाईवे में कटा हुआ है और लोग वहां से निकल के सुरक्षित इलाकों की तरफ गए, यानी कि कहीं ना कहीं संपर्क मार्ग जो है उस पर भी इसका असर पड़ रहा है। और बिहार की अगर बात की जाए तो नेपाल से आने वाली जो नदियों का पानी है वो भी एक तरीके से बाढ़ की समस्या को बढ़ा देता है, क्योंकि अगर तराई के इलाके में नेपाल के ज़्यादा बारिश होती है तो समस्या कहीं ना कहीं बढ़ती है। बिहार की तरीके से ही अगर हम असम की बात करें, क्योंकि वहां पर भी स्थिति थोड़ा गंभीर बनी हुई है। 26 जिलों के हजारों गाँव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं और ये अपने आप में बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित किए हुए हैं। और लगभग जो रफली एक अनुमान है 36 लाख से ज़्यादा लोग, असम की बात की जा रही है, बाढ़ की वजह से मौजूदा हालात में प्रभावित हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी संख्या, जिनके लिए सरकार के स्तर पर कई प्रकार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र के साथ साथ 8 ऐसी नदियां हैं जो कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और अपने आप में इन नदियों की वजह से जो आसपास का इलाका है वहाँ पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुवाहाटी में ही ब्रह्मपुत्र के खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बढ़ रही है, यानी कि अगर वो 1 मीटर ऊपर है तो वो चौड़ाई में कितना ज़्यादा पानी फैला होगा, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर बन गई। और लगभग 1.27 लाख हेक्टेयर फसल का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया, यानी कि फसल की भी बर्बादी हुई है ऐसे समय पे जब उस फसल का नुकसान हुआ है बाढ़ की वजह से। धेमाजी, लखीमपुर, सोनितपुर, दरांग, बक्सा, नलबाड़ी, चिरांग जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। जिन जिलों में ज़्यादा बाढ़ है उनमें से ये जिले प्रभावित हैं। इसके अलावा मोंगई गांव, कोकराझार, गोलपाड़ा, मोरी गांव, डिब्रूगढ़ जैसे जिले भी बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। तो अपने आप में इन तमाम जिलों में बाढ़ ने कहीं ना कहीं सितम बसाया हुआ है। और तिनसुकिया, करवी, आंगलोंग जिले बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। तो ये भी उन जिले हैं असम के जहाँ पर बाढ़ की विभीषिका कहीं ना कहीं बनी हुई है। और काजीरंगा नेशनल पार्क का लगभग 80% हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया है। तो एक तरीके से जो जंगली जानवर हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक समस्या पैदा हो गई है, वो वहां से निकल के सड़कों की ओर सुरक्षित स्थानों में आ रहे हैं। जल्दी से बताते हैं कि देश के हाल फिलहाल के समय में जब बाढ़ से ज़्यादा तबाही मची, अगर 2018 की अगर बात की जाए तो केरल में भयंकर बाढ़ आई थी, 100 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड टूटा था। ये बाढ़ का वो समय था जब जिस वक्त केरल में एक तरीके से अप्रत्याशित तरीके से पानी आया था। चेन्नई में 2015 में बाढ़ ने तबाही मचाई थी, क्योंकि जो पानी बरसा था ये बहुत तेज़ गति से, उसको निकलने का इलाका नहीं मिला था और ऐसे में वो चेन्नई शहर में कहीं रुक गया था। और 2015 में चेन्नई में बाढ़ की वजह से एक भयंकर विभीषिका देखने को मिली थी। असम में 2012 में ही बाढ़ की वजह से खासा नुकसान देखने को मिला था। उस वक्त भी बड़ी संख्या में लोग, लाखों लोग प्रभावित हुए थे और ऐसी स्थिति में असम में वहां पे बड़ी संख्या में लोगों की जान भी गई थी। 2008 में कोसी ने जो कहर ढहाया था, वो बिहार की बाढ़ की तबाही मची थी, वो तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। 2008 में कोसी ने जो कहर बरपाया था उसकी तबाही आज भी लोग एक तरीके से याद करके सिहर उठते हैं कि आखिर क्या स्थिति हुई। 2005 की मुंबई की वो बारिश याद कीजिए, शहरी इलाकों में भी किस प्रकार से नुकसान हुआ था, पानी नहीं निकल पाया था, पूरी मुंबई थम गई थी। 2005 के जुलाई का वो वक्त था। और 2014 में कश्मीर में भी बाढ़ से किस प्रकार की स्थिति बदल गई थी, ये भी हर एक के तरीके से याद होगा और वो अपने आप स्थितियां बनी थी। और फिलहाल अगर बाढ़ के लिहाज से बात की जाए तो तैयारी में समझदारी है। बाढ़ से पहले क्या करना चाहिए, मौसम की ताज़ा जानकारी रखते रहना चाहिए, ये अपने आप में बेहद जरूरी है। मवेशियों को बांध कर ना रखें, क्योंकि अगर अचानक से बाढ़ आएगी तो मवेशी अगर बंधे होंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा आपदा किट हमेशा तैयार रखें। आपको भले ही वक्त हो बारिश के मौसम के मिजाज में बदलने में, लेकिन अपनी किट हमेशा, जो आपदा किट है, उसको तैयार रखना चाहिए। इसके अलावा दस्तावेज और कीमती सामान सुरक्षित स्थानों पर रखें, उनको कहीं ना इस प्रकार से ना रखें कि वो बर्बाद होने की स्थिति में आए। तो बाढ़ से पहले किस प्रकार के काम करने चाहिए, सुरक्षित आश्रयों की जानकारी अपने पास होनी चाहिए कि अगर आपको जाना पड़े सुरक्षित इलाकों में तो आपको कहां जाना है ये आपको पता होना चाहिए। कम से कम 1 सप्ताह का खाना पानी जमा करके रखें कि अगर आपका बाहरी इलाकों से कटाव हो जाता है तो आपके पास में कम से कम इतनी रसद हो कि आप 1 सप्ताह का काम चला सकें। पानी का तेज बहाव कहां से आ सकता है इसकी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता हो कि खतरा किधर से आ सकता है। बाढ़ से पहले की ये तमाम तैयारियां और बाढ़ के दौरान किस प्रकार से आपको अपने आप को बचा के रखना है,
बाढ़ के पानी की तरफ ना जाएं। परिवार के सदस्यों खासतौर से छोटे बच्चों को बिल्कुल ना जाने दें। बिजली के तारों और खंभों से खुद को दूर रखें। बच्चों को भी ना जाने दें, वहां पे करंट लग सकता है। खुले नाले और मेन होल अगर आपके आसपास है तो उधर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वहां पर कोई दुर्घटना की एक संभावना हो सकती है। उसको चिन्हित करें। बाढ़ के पानी में गाड़ी और मोटरसाइकिल से बिल्कुल भी ना जाएं। कई बार हमने देखा है तस्वीरों में बहाव के माध्यम से बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बह जाती हैं। ऐसे में मोटरसाइकिल जैसे साधन का इस्तेमाल ना करें। ताजा पकाया हुआ या फिर सूखा हुआ खाना खाएं, क्योंकि पका हुआ और रखे हुए खाने को इस्तेमाल ना करने, क्योंकि उससे आपको संक्रमण हो सकता है। पानी उबालकर या फिर क्लोरीन डालकर ही पिएं, क्योंकि बाढ़ के समय पानी कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। ऐसे में पीने के गलत पानी के दौरान आपकी समस्या हो सकती है। और आसपास सफाई भी रखें, यह भी बहुत जरूरी है। बाढ़ के दौरान की बात है। बाढ़ के बाद किस प्रकार की तमाम ध्यान रखने वाली बातें हैं। बच्चों को बाढ़ के पानी में ना खेलने दें, क्योंकि यह अपने आप में एक हादसे का एक तरीके से निमंत्रण हो सकता है। बिजली के क्षतिग्रस्त या फिर गीले जो उपकरण हो उनका प्रयोग ना करें, उनमें करंट आ सकता है। ये खास तौर से ध्यान रखने की बातें हैं। मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि बाढ़ के बाद में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है और कई प्रकार की बीमारियां भी होती, उससे बचने के लिए उपाय करें। सांपों से भी सावधान रहें, क्योंकि जब पानी भरता है तो ऐसे में सांप सुरक्षित स्थानों की ओर आते हैं और वो अपने आप में बढ़ जाते हैं। और बरसात के मौसम में होने वाली जो सामान्य बीमारियां हैं, क्योंकि इस समय बीमारियों का मौसम कहा जाता है, ऐसे में डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, दस्त और हैजा जैसी बीमारियां आम सी बात हो जाती है। खासतौर से बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। मलेरिया, पीलिया, त्वचा की समस्या, फ्लू या फिर फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रकार की बीमारियों का घर हो जाता है। तो उस प्रकार से जो मौसम की मार है उसमें मानसून के समय में तमाम चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अपने आप में इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं और इसी पे हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ में तीन खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनका मैं आपसे परिचय करा देता हूं। हमारे साथ में एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान साहब हमारे साथ में जुड़ेंगे। इसके अलावा एकलव्य प्रसाद जी जो कि ट्रस्टी हैं मेध पाइने अभियान के। इसके अलावा डॉक्टर एसी धारीवाल सलाहकार हैं NVVDCP यानी कि जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसके वो एक तरीके से सलाहकार है। सर, आप तीनों का स्वागत है। और सबसे पहले प्रधान जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। इस वक्त की अगर हम ताज़ा अपडेट के लिहाज से बात करें, रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर एनडीआरएफ कहाँ कहाँ पर अपने टीमों के साथ तैनात है और किस तरीके से बचाव अभियान को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, असम और बिहार पर अभी ज़्यादा फोकस है, ज़्यादा तवज्जो है, क्योंकि वहाँ पर स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। स्पेशली बिहार में अभी जो ताज़ा जो इनपुट्स आ रहे हैं रिवर गंडक के बारे में या महानंदा के बारे में, उसी के हिसाब से तैयारी करनी है और तैयारी की भी गई है। और मैं ये बता दूं कि असम में कुल 14 टीमें एनडीआरएफ की डिप्लॉयड है और बिहार में भी 14 टीमें डिप्लॉयड हैं और कुछ टीमों को बाहर से लाने की चेष्टा ऑलरेडी शुरू कर दी गई है, प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो अभी इनपुट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए, बारिश का इनपुट हो मौसम विभाग से या फिर CWC का इनपुट हो रिवर फीड के हिसाब से, तो बिहार में अब अगले 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि आज दिन भर बारिश भी हुई है और उसकी तैयारी हम लोगों को करनी पड़ेगी कि इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू हो। असम में इवैक्यूएशन का प्रोसेस पहले ही हो चुका है और 25 से 30 हज़ार लोगों को इवैक्यूएट करने में एनडीआरएफ ने मदद भी की है। और आज सुबह भी ग्वालपाड़ा जिले में हम लोगों ने पहले सुबह 200 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया उनके वहाँ के डीसी के कहने पर। तो ये प्रोसेस लगातार जारी रहेगा और जैसा मैंने कहा कुल 28 टीमें दोनों राज्य मिलाकर लगी हुई हैं और आगे भी इनका काम बदस्तूर जारी रहेगा। जी एसएन प्रधान जी, हमने देखा है कि केंद्र के स्तर पर भी लगातार कोऑर्डिनेटेड तरीके से एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इस लिहाज से कोशिश की गई थी, चाहे मौसम विभाग की अपडेट्स की बात हो, किस प्रकार से पूर्वानुमान किया जाए, या वाटर मैनेजमेंट के लिहाज से बात हो, हर एक लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से लूप में रखा गया है। उस लिहाज से संभावित तरीके से आने वाला वक्त अगर हम बिहार के लिहाज से समझना चाहें, किस तरीके से आपने कहा कि आने वाले 2-3 दिन थोड़ा ज़्यादा मुश्किल तलब हो सकते हैं? हाँ, उसका कारण ये है कि नेपाल में पिछले 6 घंटे से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी अभी मैं जस्ट आपसे वार्ता करने से पहले मैं अपडेट ले रहा था और वहाँ के कमांडेंट मेरे से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में उत्तरी इलाकों में, उत्तरी जिलों में बारिश तो हो ही रही है और नेपाल के तराई इलाके में बारिश हो रही है। तो जैसे उदाहरण स्वरूप गंडक रिवर जो नारायणी वहाँ नेपाल में कहा जाता है, उसका वो भी उफान में आने की पूरा अंदेशा है। और महानंदा रिवर वो भी नेपाल से चलता है, तो उसमें भी डेंजर लेवल आने की बात है, जो CWC भी कंफर्म कर रहा है अपने इनपुट के लिए। तो इसके आधार पर हम लोगों को तैयारी पूरी करनी होगी। और अच्छी बात यह है कि जो वहाँ का जो प्रशासन है, राज्य का प्रशासन, वो और हमारा जो समन्वय है उनका और हमारा बहुत ही अच्छे दर्जे का है। और अभी अभी जो 2 टीम उन्होंने मांग की
उसको भी रवाना कर दिया गया बेतिया जिला और गोपालगंज जिला में गंडक में पानी आने के अंदेशा देखकर। तो इसका मतलब ये है कि जो समन्वय है वो अच्छे स्तर का है जी, लेकिन आगे अभी बहुत मेहनत बाकी है। बिल्कुल, मेहनत बाकी और चुनौतियां भी अपने आप में लगातार बनी हुई हैं। एकलव्य प्रसाद जी, आपको लगता है कि किस तरीके से चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं अगर बिहार के लिहाज से समझने की कोशिश की जाए, और ज़मीन पे किस प्रकार का काम चल रहा है जो कम से कम लोगों को राहत और बचाव के लिहाज से, रेस्क्यू के लिहाज से? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस साल जो बाढ़ आई है हमारे यहाँ जो बाढ़ का मौसम होता है वो अगस्त से शुरू होकर सितंबर अक्टूबर तक जाता है। तो इस साल जो बाढ़ आई है वो जुलाई में आई है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड स्थिति पैदा हुई है इसके कारण। और इससे मिलता जुलता क्या हो रहा है कि अभी हम लोग सारा फोकस कर रहे हैं बाढ़ नियंत्रण में, और वो लाजमी है, वो हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें लोगों की लाइफ को बचाना है, संपत्तियों को बचाना है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि अगर लोग आज के तारीख में जिंदा हैं और वो बच रहे हैं तो फिर कैसे उनके पास एक्सेस ऑफ बेसिक्स होना हो। चाहे एक्सेस टू बेसिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेयजल की बात हम कर रहे हैं कि पेयजल कैसे उनको हम शुद्ध पेयजल दे सकें। दूसरा, अगर हम शौचालय की बात कर रहे हैं तो हम कैसे ये इंश्योर करें कि जो शौचालय वो एक्सेस करेंगे वो सेफ है। और हमें एक बात बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आज के तारीख में हमारे बाढ़ के साथ साथ हम कोरोना के भी एक समस्या से जूझ रहे हैं। तो कोरोना और बाढ़ को मिलाकर हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि फिलहाल जो फ्लड रिस्पांस है वो कैसा रहेगा, पहली बात ये। दूसरा बात इसमें ये बात हम कर लें कि अभी जब बाढ़ आती है तो हम लोग एक डिस्कशन में आ जाते हैं। वो सारा डिस्कशन होता है, जैसे मैंने कहा, बाढ़ नियंत्रण को लेकर जी। प्रबंधन की जहां बात आती है वो बाढ़ के समय की बात नहीं होती है, वो बाढ़ के बहुत पहले हमें वो तैयारी करने की जरूरत है। अगर बिहार की बात करें, हम लोगों ने जो काम किया है, और ऐसे भी अगर आप देखें उत्तर बिहार को अगर देखें तो पूरे उत्तर बिहार में हम लगभग 8 अलग अलग किस्म के बाढ़ को हम लोगों ने चयनित किया है। इसमें क्या होता है कि अभी अगर हम देखें बाढ़ को तो सब जगह पानी भरा है तो हमें लगेगा कि बाढ़ एक यूनिफॉर्म फिनोमिना है, जो वो सही नहीं है। हर एक बाढ़ की जो रीजन होता है, उसका ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, वो अलग होता है। तो अगर हमें आज के समय में ये समस्या को अगर हमें डील करना है तो प्रबंधन के समय हमें ये अवश्य समय डालना पड़ेगा कि ये अलग अलग जो बाढ़ हैं उसको हम कैसे समझें। बिल्कुल, आप महत्वपूर्ण बात सर कह रहे हैं, क्योंकि ये तात्कालिक नहीं बल्कि आपको पहले से प्रबंधन की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप शायद जो खतरा है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कमतर कर सकते हैं। एसएन प्रधान जी, अगर मैं असम के संदर्भ में आपसे समझने की कोशिश करूं कि असम में इस वक्त क्या स्थिति है और किस तरीके से लोगों को, कितनी बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू किया गया, कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, और मौसम के पूर्वानुमान के लिहाज से किस प्रकार की बड़ी चुनौती? असम में थोड़ी सी राहत की बात यह है कि पिछले 3 दिन से उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है जो आज जैसे बिहार में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। तो असम में 3 दिन से बारिश कम है, अरुणाचल में भी कम है। लेकिन ये एक मुझे लगता है कि टेम्पररी राहत की बात है, क्योंकि ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में फिर बारिश की जो समस्या है वो बढ़ जाए। तो इसीलिए जो एहतियात के तौर पर हम लोगों ने काफ़ी तैयारी की हुई है। 14 टीमें हैं और लगातार हम लोग सभी जिलों के संपर्क में हैं। और जैसा कि मैंने कहा, कल रात में ग्वालपारा जिले से एक सडनली इंफॉर्मेशन आया उनके डीसी मैडम का कि लोग स्ट्रैंडेड हैं एक आइलैंड में और वहाँ से रेस्क्यू करना है, और वहाँ की एसडीआरएफ में थोड़ी सी एसडीआरएफ नहीं कर पाया, तो रातों रात हमारी टीम वहाँ गई और ग्वालपारा में एक लगभग मेरे हिसाब से 200 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो ये काम अभी भी चलेगा, क्योंकि जो स्टैग्नेशन ऑफ वाटर है, जो वाटर लॉगिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा है। आपने काजीरंगा के बारे में सुना होगा कि काजीरंगा में जहाँ पर पशु हैं तो वो प्लेटफॉर्म पे, ऊंचे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, वहाँ तो काफ़ी पशु उठकर चले गए हैं अपने आप, लेकिन कुछ पशु फंसे हुए हैं, उनको भी मदद करने के लिए हम लोगों की कोशिश है। तो वहाँ के वन विभाग और एसडीआरएफ के साथ हम लोग मदद कर रहे हैं। तो यथासंभव जितना हो सकता है जान माल की रक्षा में हम लोग लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहें।
जी सर, आप रहिए हमारे साथ में। डॉक्टर AC धारीवाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धारीवाल, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि पूरी दुनिया और हिंदुस्तान भी कोरोना की इस समस्या से लड़ ही रहा है, और ऐसे में बाढ़ और मानसून के समय में जो एक रूटीन की बीमारियां होती वो तो अपना एक तरीके से वक्त पे आ ही जाती। किस प्रकार से एक बढ़े हुए चैलेंज के तौर पर देखा जाए, अगर स्वास्थ्य की चिंताओं के लिहाज से बात की जाए, खासतौर से इन बाढ़ ग्रसित इलाकों में? देखिए, बाढ़ की वजह से जो पानी का ठहराव हो जाता है, उसमें सबसे बड़ी समस्या शुरुआत में वाटर बॉर्न डिजीजेस की होती है। वाटर बॉर्न डिजीजेस का मतलब होता है डायरिया जैसी बीमारियां हो जाना, डिसेंट्री जैसी बीमारी हो जाना, और फिर आगे जाकर के टाइफाइड या वायरल हेपेटाइटिस जैसी बीमारी जो है वो हो जाना। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि ऐसे समय पर, जैसे बिहार की यदि बात करें, जितने भी जिले बताए अपने, वहाँ चापाकल, जिसको हैंडपंप जो है के लिए वहाँ लोकल टर्म चापाकल जो है वो यूज होता है। तो चापाकल पानी में डूब जाते हैं, और उससे पानी का प्रयोग करने से डायरियल डिजीजेस होने की संभावना रहती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका, जिसकी व्यवस्था हर हमेशा रखी जाती है, क्योंकि बाढ़ की जो समस्या है, आसाम और बिहार के जिन राज्यों का नाम लिया गया, उनकी ये एक तरह से कई सालों से समस्या जो है वो चली आ रही है। तो वहाँ तैयारी इस तरह की रहती है कि क्लोरीन की टैबलेट्स की व्यवस्था रहती है, हेलोजन टैबलेट भी इसको बोलते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर का भी जो है वो लार्ज स्केल पर यदि ज़रूरत हो तो क्लोरीन लिक्विड का भी जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब कभी भी हम ये चाहे क्लोरीन, हेलोजन या ब्लीचिंग का यूज कर रहे हों, तो आधा घंटे का कांटेक्ट पीरियड हमको देना चाहिए। पानी प्रयोग करने में और दवाई डाल करके उसको रखने में आधा घंटे के समय के बाद में वो वाटर सेफ हो जाता है। तो ऐसे पानी का ही प्रयोग करना चाहिए। इस पानी के प्रयोग के अलावा आजकल जैसे प्लास्टिक की जो है वो थैलियों में भी पानी की व्यवस्था की जाती है जी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दूसरी जो बीमारी इन दिनों में हो जाएगी वो होगी कि क्योंकि लोग भाग बाढ़ की वजह से अपने गांव से विस्थापित हो जाएंगे, कैंप में रहेंगे, स्कूलों में व्यवस्था करते हैं, पंचायत में करते हैं, तो कई सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो जैसे कोविड की बीमारी चल रही है जो एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इस तरह की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, चाहे उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहें, इन्फ्लुएंजा कहें, इनकी संभावना बढ़ जाती है। तो ये चीज़ का भी जो है वो ध्यान रखना जरूरी है। स्किन इन्फेक्शन तीसरा जो है वो एक बड़ा हेल्थ कंडीशन है जो इन दिनों में हो जाती है। और कुछ दिनों बाद में, अभी तो शुरुआत में पानी की वजह से, क्योंकि इसका फ्लो बहुत तेज होता है, तो जितने भी मच्छरों के कहा जाए जो ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। और लगभग 1 महीने बाद जब पानी रिसीड होता है तब ये जो क्षेत्र हैं, चाहे वो बिहार का हो या आसाम के ये क्षेत्र हों, डिब्रूगढ़, शिवसागर, धेमाजी, इन सब क्षेत्रों में जापानीज एन्केफेलाइटिस नाम की बीमारी काफी जो है वो बाढ़ के बाद में बढ़ जाती है जी। तो उसका भी जो है वो ध्यान रखना, आगे जाकर के महीने भर बाद उसकी हमने तैयारी की हुई है भारत सरकार की तरफ से। जगह जगह है इसकी जो डायग्नोस्टिक की फैसिलिटी होती है, लोगों को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है, वो जो है वो ध्यान रखने। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं तात्कालिक चुनौती भी है और भविष्य में भी खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। एकलव्य प्रसाद जी, आपको लगता है कि जो सरकार के माध्यम से पूर्ण पहले का प्रबंधन की बात हो या जागरूकता को लेकर लोगों को जागरूक करने के लेकर बात हो, आपको लगता है कम से कम उस दिशा में कई जो काम हुए उससे जान माल के नुकसान में, कम से कम खासतौर से लोगों की जान बचाने में तो एक बड़ा एक तरीके से फायदा हुआ है, जमीन पर उस दिशा में हालात सुधरे हैं, क्योंकि अब लोग इस दिशा में जागरूक हुए कि आखिर उनको बचना कैसे है, सुरक्षित कैसे रहना, और सरकार के प्रयास भी उसमें शामिल है। जहाँ तक सरकार के प्रयास का सवाल है, अभी तक जो भी समाचार मिला है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, इससे लग रहा है कि सरकार अपने तरफ से एक प्रोएक्टिव एंगेजमेंट कर रही है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। लेकिन इसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जब इस तरीके की आपदा आती है या आपदा आने का एक इंडिकेशन होता है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एक लानी पड़ेगी कोई भी समस्या को डील करने के लिए। जैसे अभी सर बता रहे थे पेयजल को लेकर कि कितनी समस्या होगी और उससे क्या इम्पैक्ट होगा। मैं आप लोगों को बताऊं कि 2007 में जब बाढ़ आई थी उत्तर बिहार में, उस समय हम लोगों ने 5 जिलों में
टेम्परेरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अस्थायी जल संरक्षण का काम हम लोगों ने किया था पेयजल के लिए। तो मुझे लगता है कि और ये इतना विकेंद्रित होता है, इतना डिसेंट्रलाइज्ड होता है और इसमें पैसा ज़्यादा नहीं लगता है कि ये बात अगर सरकार लोगों तक पहुंचाए तो इससे क्या होगा कि ये जो चैलेंज अभी हमारे पास है, क्योंकि जब बाढ़ आती है ज़रूरी नहीं कि सभी लोग जब विस्थापित होते हैं तो वो रिलीफ कैंप्स में जाते हैं। बहुत लोग ऐसी जगह पर चले जाते हैं जो टोटली इनएक्सेसिबल होता है। तो ऐसे इलाकों में कैसे लोग पेयजल, शुद्ध पेयजल का उपयोग करें। अभी बारिश हो रही है और हम लोगों ने टेस्टिंग भी किया है कि ये पानी जो है ये पीने के उसका वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, उसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। उसी तरीके से एक टेम्पररी फायदेमंद शौचालय की बात की गई है जहां पर हम आसपास के इलाके को, ये बेसिकली यूरिन डाइवर्टिंग ड्राई टॉयलेट्स हैं जिसका एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है और इसे खड़ा करने में इससे क्या होता है कि लोगों को इमीडिएट एक्सेस हो जाता है शौचालय का। तो जहां तक एक बात तो सरकार कर रही है कि लोगों को बचा रही है, लेकिन केवल बचाना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा मुद्दा ये भी होना चाहिए कि आने वाले समय, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा बाढ़ इस समय जो आई है वो 1 महीने पहले आ गई है, तो ये सितंबर तक कितने राउंड्स ऑफ फ्लड्स आएंगे हमारे यहाँ हमें पता वो भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। एहसन प्रधान जी, आपको लगता है कि कोविड के चलते चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं एनडीआरएफ जैसी एजेंसीज के लिए कि लोगों को बचाना है, सुरक्षित रखना है और खुद को भी बचा के रखना है, उस तरीके से क्या खास प्रिकॉशंस बरत रहे हैं आप और आपकी पूरी टीम जो कि ग्राउंड पे काम कर रही है? देखिए, इसकी तैयारी हम लोगों ने समय रहते कर ली थी और शायद जो 2 साइक्लोन्स आए, अम्फन साइक्लोन और निसर्ग साइक्लोन, इससे एक ड्राई रन या प्रैक्टिस रन भी हो गया कि हम लोग कोविड के समय में साइक्लोन को कैसे डील करें और कोविड के समय में फ्लड्स के साथ कैसे डील करें। तो ये तैयारी हम लोगों ने समय रहते शुरू कर दी थी, तो वो काम आई। मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए ये दोहरी चुनौती है, डुअल चैलेंज तो है ही, लेकिन जो तैयारी की थी, जो एसओपीज हम लोगों ने नए सिरे से बनाए और जिस तरह से ट्रेनिंग दिया, प्री ट्रेनिंग दिया फील्ड में भेजने से पहले सभी टीमों को, तो वो मुझे लगता है कि काम आ रही है। और हम लोगों ने तैयारी में एक जरूर महत्वपूर्ण हिस्सा तैयारी का ये था कि जो नॉर्मल जो बाढ़ में जो कपड़े पहनते हैं रेस्क्यूअर्स हमारे एनडीआरएफ के, वो शॉर्ट्स, बरमुडा और टी शर्ट पहन के चलते हैं क्योंकि पानी में जाना है और जल्दी सूखने वाले ये कपड़े होते हैं। लेकिन अब उनको पहनने में रिस्क ये है कि पानी से भी इन्फेक्शन हो सकता है और कोविड का इन्फेक्शन पसीने से और दूसरे फ्लूइड से हो सकता है, क्योंकि रेस्क्यूअर्स रेस्क्यू करते हैं, लोगों को बचाते हैं और ऐसे गांव में जाते हैं जहां बाढ़ भी है और कोविड भी हो सकता है। तो उसके मद्देनजर हम लोगों ने एक अलग से सूट बनाया, अलग से सारे एहतियात बरते, क्वारंटाइन जितने भी जो सैनिटाइजेशन के जो एहतियात बरतने हैं, हैंड वॉशिंग का हो या जो ग्लव्स पहनना हो, ये सारे एहतियात बरते और एक साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी एहतियात बरतने के बारे में हम लोगों ने उनको ट्रेन किया। बिल्कुल सर, आप जो बात कह रहे हैं सर, वो हम लोग तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं किस प्रकार से एक तरीके से पीपीई किट स्पेशल तरीके की पहन के रेस्क्यू ऑपरेशन दिया जा रहा है। अब वक्त लगभग खत्म हो रहा है। डॉक्टर धारीवाल, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे कि अगर देश भर में कोई भी व्यक्ति इस वक्त बाढ़ से प्रभावित इलाकों में फंसा हुआ और आपको सुन रहा है, जल्दी से समराइज कर दें अगर आप संक्षेप में कि आखिर उसको किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना है अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है पानी इस टाइम और किसी जगह का ना लेकर के, और जो साफ पानी है और जहाँ साफ पानी नहीं है वहाँ क्लोरीन की टैबलेट जो है वो अपने पास रखें। दूसरी चीज, ORS की बात अभी जो है वो डिस्कशन में रह गई, ये जो है वो व्यवस्था और इसके लिए एक कम्युनिटाइजेशन की जो आशा वर्कर्स हैं हर गांव में उपलब्ध हैं, उनके पास ये सुविधा रहती है, वहाँ जो है वो ये हमने इंश्योर किया है। और लोगों को यदि किसी भी तरह की दिक्कत हो तो तुरंत वहां जाकर के, इसी तरह से मलेरिया की जांच के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स और उसकी दवाइयां भी वहीं उपलब्ध हैं, कहीं जो है वो जाने की जरूरत नहीं है। आशा के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। और ये खाने पीने का भी, जैसे आपने बताया अपने उसमें कि गर्म खाना खाना, रखा हुआ खाना ना जो है वो उस वक्त होने, उसके लिए कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, उनके लिए भी जो है वो आपके इस माध्यम से अपील रहेगी। और ये जो है वो व्यवस्थाएं कुछ हो जाती हैं तो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसमें हमको खुद के भी योगदान से, क्योंकि अभी सारे वर्कर्स कोविड के भी जो है वो उसमें लगे हैं, बिहार में समस्या
बढ़ रही है, आसाम में भी कुछ केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अब ये ड्यूल चैलेंज है। बिल्कुल एक दोहरी चुनौती की तरीके से। उसमें सर फिलहाल वक्त खत्म हो रहा है, इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप तीनों ही मेहमानों को बहुत शुक्रिया। डॉक्टर धारीवाल आपका, एकलव्य प्रसाद जी आपका, SN प्रधान जी DG NDRF सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों ही मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस विशेष कार्यक्रम में बाढ़ राहत और बचाव में आज बस इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। सीमाएं नहीं हैं, पर युद्ध तो है। शत्रु नहीं समक्ष, पर प्रहरी तो है। दुश्मन है कि जो दिखता नहीं, पर इन आंखों से